Hello dear student, I Miss Maima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your first lecture on PNST. PNST 2024-2025 का ये आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है बेटा, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड आई एम योर बॉटनी टीचर. Let me you know that first of all we discuss about the syllabus of that, and after that we will proceed to the overall theory of that. ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस पे पूरा विश्लेषण करेंगे और उसी के बाद हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो कि आपका बॉटनी मतलब वनस्पति शास्त्र का होने वाला है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. तो सबसे पहले बॉटनी का सिलेबस देखते हैं बेटा. बायोलॉजी में बॉटनी हम पढ़ाने वाले हैं. सो सबसे पहले हम बॉटनी देखते हैं. ओके, सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आप देखने वाले हैं. उसके बाद सेल थ्योरी देखने वाले हैं, दैट इज द बेसिक. ओके, कोशिका और संरचनात्मक इकाई जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने हमारे 2 साइंटिस्ट दैट इज स्वीडन एंड स्वान ने जो दिया हुआ है. लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल. लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने वाले हैं बेटा, जिसमें हमने लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो कोशिका की जटिल संरचना है उसको पूरा विस्तृत रूप से क्या किया है, उसकी स्टडी की है, अध्ययन किया है. उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, जिसमें न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोफिलामेंट, राइबोसोम्स के बारे में यहाँ पे राइबोसोम्स आना चाहिए. सेंट्रियोल्स के बाद बेटा प्लाज्मिड है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, मॉर्फोलॉजी है, सेल है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द न्यूक्लियर एनिमल डिवीजन. तो सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है आपका 11th क्लास का, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सो ओवरऑल आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए. सेल एंड एनिमल डिवीजन, उसके बाद सेल साइकिल, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है, समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पे दोनों देखेंगे आप, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में बेटा. उसके बाद अगर हम देखें तो मेंडल्स लॉ है, मीन्स ये जेनेटिक्स अनुवांशिकी का पार्ट है. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, साथ ही साथ जेनेटिक कोड पढ़ेंगे बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जीन म्यूटेशन या जीन रेगुलेशन. ओवरऑल अगर हम देखें तो जेनेटिक्स अनुवांशिकी पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसकी सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड ओवरऑल वहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले अबाउट द जेनेटिक्स. उसके बाद बात करते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सो ये जो अगर है हम सेल कर रहे हैं, जो सेल टॉपिक है उसी में ये डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस प्लस एडवांस डिफरेंस. सो ओवरऑल हम लोग उसके बाद करने वाले हैं स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरियोफाज हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया बेटा, नॉस्टॉक एंड बैक्टीरिया. उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 5 जगत वर्गीकरण, जो किसने दिया है, आर.एच. विटेकर सर ने दिया है. आर.एच. विटेकर सर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है. इसी में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है, जो कि आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है. उसके बाद बेटा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य संरचना हमें देखना है. उस एंड लाइफ साइकिल ऑफ द स्पाइरोगायरा स्पेशली आपको मेंशन करके दिया हुआ है, तो आपको इनकी लाइफ साइकिल पढ़ना ही पढ़ना है. दैट इज स्पाइरोगायरा, म्यूकर, फ्यूनेरिया, सेलिजनेला एंड पाइनस. तो यहाँ पे 1-1 आपका स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्गी, फंगी. ओके, उसके बाद आपका सेलिजनेला, पाइनस, एक टेरिडोफाइट हो गया, एक ब्रायोफाइट हो गया. तो इस तरीके से आपको हर किसी के एक साइकिल को कंप्लीट करना है, लाइफ साइकिल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट प्लांट. इसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब यहाँ से 12th का टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल
ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरऑल आप वो देखेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्लावर जो होता है वो एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है, मुख्य जो लक्षण होना चाहिए, जो फ्लावर जिसमें अपेयर होते हैं दैट इज एंजियोस्पर्म, मतलब आवृत बीजी। पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसे ग्रुप या एक ही ऐसा डिवीजन है दैट इज एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, जिसमें फ्लावर होता है, जो फ्लावर बियर करता है और फ्लावर से ही फर्टिलाइजेशन होके आपका पूरा शीट का फॉर्मेशन होता है। सो हम देखते हैं जैसे अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड रहती है, बट आवृत बीजी में कवर्ड सीड रहती है। तो ओवरऑल प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है बेटा। सो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद टिश्यू कल्चर, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, दैट मीन्स कि कौन से सेल के बाद टिश्यू ही आता है, ठीक है। टिश्यू और टिश्यू सिस्टम किस तरीके से है, बॉटनी है तो प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में देखना है बेटा यहाँ पे। After that, mineral nutrition, essential elements and their function. Uptake of mineral, transport of water and solute. अगर हम देखें 11th के सिलेबस से इसे डिलीट कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी भी यहाँ पे पीएनएसटी के सिलेबस में ये मेंशन है, सो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। सो इसमें परिवहन तंत्र के बारे में हम देखेंगे, प्लांट में परिवहन तंत्र कैसे पॉसिबल हो पाता है और कौन से टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है जिसके थ्रू ये पूरा बोलना चाहिए पुल काम करता है, जो लॉन्ग बड़े से ट्री के ऊपर तक के आप देखते हैं बिना किसी पंप के क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अपटेक हो रहा है। सो ओवरऑल हम मैकेनिज्म देखेंगे कि हाउ डू द प्लांट गो अप साइड, ओके। सो डाउन हिल अप और अप हिल, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस टॉपिक पे। इसके बाद ट्रांसपिरेशन बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पानी के ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर के फॉर्म में जब लीफ से निकलते हैं, सो ये प्रोसेस हम ट्रांसपिरेशन डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करेंगे। यह है रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन, उसका इंपॉर्टेंस, उसके मैकेनिज्म और फैक्टर अफेक्टिंग देयर प्रोसेसेस। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं बेटा, ओके। उसके बाद एंजाइम एंड देयर ग्रोथ, हार्मोन विथ रेफरेंस टू देयर क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर, मोड ऑफ एक्शन, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फोटोपीरियोडिज्म एंड फाइटोक्रोम। जैसे आपने सीजन वाइज अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखे हैं कि मैंगो का सीजन, जैसे समर का सीजन है तो आपको मैंगो मिलेंगे, ठीक है। आपको अगर इन केस अगर आप रेनी सीजन में देखते तो रेनी सीजन में मैंगो मिलना कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अभी जो है वो उनके फोटो पीरियडिज्म को क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया, आर्टिफिशियली टेक्निक से क्या कर दिया गया है, हर सीजन में हर फ्रूट अब अवेलेबल होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था बेटा, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लाइट कि कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसे अवेलेबल है, प्लांट को अवेलेबल है। जैसे हमने देखा है SDM शॉर्ट डे, SDP एंड LDP, मतलब शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को क्या होता था कि कम लाइट नीडेड थी, कम लाइट मिलने पर वो उनमें फ्लावरिंग होती थी। और कुछ लॉन्ग डे प्लांट जो होते थे, जैसे कि अभी मैंगो आप देख लीजिए, जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लाइट चाहिए, तब वहाँ पे फ्लावरिंग होगी। तो इस तरीके से सीजन वाइज हमें क्या मिलते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरीके से हमें अवेलेबल हो पाते थे। लेकिन नाउअडेज उस फोटो पीरियडिज्म को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया है आर्टिफिशियली। तो हमें हर टाइप के फ्रूट, हर टाइप के प्लांट अवेलेबल है हर सीजन में, ठीक है। तो ये होता है फोटो पीरियडिज्म। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे उसे मॉडिफाई किया गया है एक्चुअली में। शॉर्ट डे प्लांट कौन से हैं, लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, किस टाइप के एंजाइम यूज होते हैं, किस टाइप के हार्मोन का क्या फंक्शन है प्लांट में। सो ओवरऑल हम इस वाले टॉपिक में ये देखने वाले हैं। उसके बाद फाइटोक्रोम सिस्टम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक है बेटा इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेजर इकोसिस्टम जैसे कि लेक, फॉरेस्ट हो गया, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, एंड एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में हम लोग पूरा आपका जो 10% लॉ है, ये सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ओके। 10% लॉ यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल क्राइसिस, रोल ऑफ मैन इन पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट, मतलब पॉल्यूशन,
एयर, वाटर एंड सॉइल, ये 3 टाइप के मेनली पॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ड्रग्स, फाइबर एंड सीरियल्स। ओवरऑल यहाँ पे आपका पीएनएसटी का बॉटनी पार्ट कंप्लीट होता है। ओवरऑल यू नो वेरी वेल कि 30 मार्क्स के आपको क्या है, बॉटनी है, सेम एज इट इज 30 मार्क्स का आपका जूलॉजी है, 30 मार्क्स का फिजिक्स है, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री एंड 30 मार्क्स का क्या है बेटा, इंग्लिश है। सो हर टॉपिक में या हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी प्रॉपर कमांड होनी जरूरी है, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैव प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सिस्टम। सो कीप इन माइंड कि ये आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। हम लोगों के पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इस पे हम डे बाय डे इसे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इफ़ यू वांट कि आपको फुल कोर्स चाहिए, फुल ओवरऑल ईयर का, सो इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, सो क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर्स या बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। लुक एट दिस पार्ट 5, किंगडम क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड डे बाय डे हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल्स करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। यस, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पीएनएसटी बॉटनी, ओके। सो अब कॉन्सेंट्रेट होके बिल्कुल पेन एंड पेपर निकाल लीजिए, पेन एंड पेपर निकाल लीजिए ताकि अब आपकी स्टडी प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है। स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड से, लिविंग वर्ल्ड से। जैव जगत, ठीक है, जैव जगत से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारे माइंड में कि ये एक्चुअली में जैव है क्या, लिविंग क्या है। पर्टिकुलर लिविंग को हम लोग लिविंग मानने के लिए 4 जो है वो कैरेक्टर को लेते हैं ना, तो 4 गुण हैं जो मुख्य रूप से अगर किसी पर्टिकुलर थिंग में है, वो चारों अगर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स कि उसे हम जीवित मानेंगे, और वो 4 में से एक भी नहीं है तो उसे हम निर्जीव की श्रेणी में रखने वाले हैं। सो बेटा वो 4 जो मुख्य गुण हैं या मुख्य कैरेक्टर हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं विशिष्ट गुण या डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो याद रखिए मुख्य गुण या विशिष्ट गुण बोल सकते हैं हम इसे, विशिष्ट गुण जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर, कि अगर ये है तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित है, और अगर ये नहीं है तो वो जीवित नहीं है, ठीक है। तो ये 4 को लर्न करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लर्न करेंगे GRMC से, GRMC से बेटा। इस तरीके से आप कोड वर्ड बना लीजिए GRMC, और इसी तरीके से आपको लर्न करना है। अगर ये 4 मुख्य कैरेक्टर हैं किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो लिविंग कहलाएगा और बाकी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। पहली चीज जी फॉर होता है ग्रोथ, जी फॉर क्या होता है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ या वृद्धि। देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम हम हिंदी मीडियम वाले हैं, लाइक दैट। फाइनली आप सभी को नर्स बनना है, ठीक है, पीएनएसटी के एग्जाम इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए इंग्लिश का, क्योंकि आप लोग इन फ्यूचर, क्योंकि डॉक्टर तो लिख के देंगे इंग्लिश में ना भाई, हिंदी में तो लिख के देने वाले नहीं है। सो अभी से प्रैक्टिस में रहिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैम ये नहीं आ रहा है समझ में, ओके। सो कीप वॉचिंग कॉन्सेंट्रेटली, ओके, कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल करके पढ़िए, आपको फाइनली आपको सभी चीज़ें क्लियर होगी एंड समझ में आएगा। जी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स वृद्धि करना। दूसरा हो गया बेटा आर फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। ये तो सभी जीवित
नुकसान करते ही हैं, ठीक है। एम फॉर मेटाबॉलिज्म, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है बेटा उपापचय की क्रिया, उपापचय की क्रिया। और लास्ट होता है बेटा सी फॉर कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस मतलब होता है बेटा चेतना, चेतना, ठीक है। सो ये जो है चार मुख्य कैरेक्टर हैं जो कि हर एक लिविंग बीइंग में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। दिस पेन इज नॉन लिविंग थिंग, मतलब ये निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ना ये रेस्पिरेशन कर रही है, क्या ये श्वसन कर रही है? नहीं। ना ही ये ग्रोथ कर रही है। अगर एक बार इसका साइज और वेट हम लोगों ने मेजर कर लिया तो इसका आप 10 दिन बाद भी देखेंगे तो सेम वेट होगा, सेम साइज होगा। 15 दिन बाद देखेंगे तब भी सेम वेट होगा, तब भी सेम साइज होगा। इवन दो 1 साल बाद भी देखेंगे तो सेम वेट होगा, सेम साइज होगा, ओके। बट एक आप लीफ देख रहे हो या एक प्लांट देख रहे हो, पर्टिकुलर एक प्लांट देख रहे हो, तो वो बेटा प्लांट की अगर लीफ का साइज अभी की कंडीशन में इतना है, ठीक है, उस लीफ का साइज आज के डेट पे इतना है, कल ही आप अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसका साइज कुछ इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। या आपको अभी नहीं दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा है, तो 4-5 दिनों में तो आपको कुछ इस तरीके से साइज आपको मिल जाएगा। यानी कंटिन्यूसली वो क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रही है, तभी तो उसमें पर्टिकुलर अगर हम लोग टच करते हैं किसी प्लांट को, जैसे माइमोसा प्यूडिका, मतलब कि टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम लोग छुई मुई का पेड़ भी बोलते हैं, अगर हम उसे टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस टुवर्ड द स्किन, टुवर्ड द एनिमल। सो ये क्या है? चारों ही एक्टिविटी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोग प्लांट को क्या रखते हैं? एज अ लिविंग बीइंग रखते हैं, ठीक है, एज अ लिविंग बीइंग। मूवमेंट तो वो नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग लिविंग बीइंग के कैरेक्टर में एक पर्टिकुलर थिंग रखते हैं कि मूव कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, बट से बोलना, मूव करना, ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अगर हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में ये चार मुख्य कैरेक्टर हैं बेटा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी पर्टिकुलर थिंग को क्या कह सकते हैं? या तो लिविंग बीइंग और या तो नॉन लिविंग बीइंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है बेटा चार, ये आपको लर्न करने हैं कि GRMC से आपको लर्न करना है। GRMC आप कोड बना लीजिए, साथ ही साथ मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए, आपकी नोट्स भी प्रिपेयर होंगी, साथ ही साथ आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो आपको इजी वे में वो सॉल्व आउट होते चलेंगे। डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप अगर कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं सो यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ओके। नाउ बात करते हैं GRMC को इन डिटेल। G फॉर हमने बता दिया वृद्धि, ग्रोथ। सो वृद्धि हम किस तरीके से करते हैं? तो वृद्धि या ग्रोथ के भी दो पार्ट होते हैं बेटा, या 2 टाइप्स होते हैं। एक ग्रोथ होती है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक जिसे हम लोग बाह्य वृद्धि कहते हैं, बाह्य वृद्धि करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा इंट्रिंसिक, दूसरी वृद्धि होती है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वृद्धि मतलब आंतरिक, आंतरिक वृद्धि। सो यहाँ पे जो ये 2 टाइप्स है, इसमें भी एक क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर है, दूसरा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मतलब एक्सट्रिंसिक बाही अगर क्या होगी? वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे एज ए लिविंग। इंटरनली यानी मास में बढ़ना और डिवीजन, सेल डिवीजन से बढ़ना, उसी को हम लोग ग्रोथ मानेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक माउंटेन पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जिसमें हम लोग माउंटेन को ले रहे हैं। माउंटेन की बोलते हैं हिमालय, द ग्रेट हिमालय। द ग्रेट हिमालय की हाइट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, बोला जाता है हिमालय की हाइट कंटिन्यूसली क्या हो रही है? बढ़ रही है। या रेत के टीले, सैंड ड्यून, ठीक है, अगर इधर से हवा चली तो यहाँ की जो सैंड थी ये उड़ के यहाँ पे आ जा रही है, तो कंटिन्यूसली डिपोजिशन के कारण इसका जो है ये मास बढ़ते जा रहा है, तो ये भी तो ग्रोथ कर रहा है,
बट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नॉट कंसिडर एज अ लिविंग कैरेक्टर. क्या हम लोग रेत के टिले यानी सैंड ड्यू को क्या बोल सकते, लिविंग बीइंग बोल सकते हैं? सो नो. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मास प्रेजेंट था, ये क्या हो रहा है, एयर के फ्लो के साथ यहाँ आके डिपॉजिट हो जा रहा है. बट अगर इन केस यहाँ से हवा चलती है इस साइड वाले डायरेक्शन से, तो ये यहाँ से उड़ के फिर से यहाँ से सेपरेट हो सकते हैं. क्लियर? सो यहाँ पे ये ग्रोथ नहीं होगी. बट अगर क्या हो रहा है, हम एक बाउल में क्या रख रहे हैं बेटा, कर्ड रख रहे हैं, दही रख रहे हैं, है ना, दही रख रहे हैं, ठीक, और उसमें हमने मिल्क और डाल दिया, ठीक है, मिल्क डाल दिया, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद अगर आप देखेंगे तो उसका जो मास है वो बढ़ जाता है. वाई? दैट इज ड्यू टू लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस नाम का यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है. तो इसके ग्रोथ को, क्योंकि ये इंट्रिंसिक हो रही है, अंदर की तरफ से हो रही है, एक सेल से दो सेल, मतलब ये कॉलोनी के फॉर्म में ग्रोथ कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज लिविंग बीइंग. बट दिस सैंड ड्यून इज नॉट कॉल्ड एज लिविंग बीइंग. इज इट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं बेटा आर फॉर रेस्पिरेशन. रिप्रोडक्शन भी ले सकते हैं, बट एक रिप्रोडक्शन के बिना भी इंसान होता है, ठीक है. सो हम लोग अभी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द श्वसन, ठीक है, सांस लेना. ये तो सभी का कैरेक्टर होता है, हर एक लिविंग बीइंग है तो वो श्वसन करेगा, सांस लेगा, ठीक है. पर्टिकुलर सांस लेना, ये भी जो है ये ब्रीथिंग प्रोसेस होती है. इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, रेस्पिरेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं बेटा. तो रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं. सबसे पहले हम बात करें तो पहला रेस्पिरेशन बात करें तो सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है. सेल्यूलर लेवल पर मतलब कोशिकीय श्वसन हो गया. फिर उसके बाद बेटा स्किन से होता है, स्किन से श्वसन होता है, ठीक है, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि अर्थवॉर्म करती है, ठीक है, और अर्थवॉर्म फ्रॉग भी करते हैं, ठीक है. इसके बाद पल्मोनरी रेस्पिरेशन है. पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स करते हैं, लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है. एक है ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जिसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो होता है वो फिशेस करती हैं, ठीक है. सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं. बट एक जो है कॉमन मेथड जिसमें होती है, जिसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. तो ये रेस्पिरेशन का पार्ट ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. दैट्स इट. ओके. अब बात करते हैं बेटा एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है. एम फॉर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म या उपापचय की क्रिया. उपापचय की क्रिया. उपापचय की क्रिया की अगर बात करें बेटा तो ये दो प्रोसेस से मिलके बनी है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज का टूटना, और एनाबॉलिज्म मीन्स किसी चीज का बनना. जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसी चीज का बनना होता है बेटा, है ना. प्रकाश संश्लेषण में वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं बेटा, और ये क्या बना लेते हैं, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना. H2O भी होता है थोड़ा बहुत रिलीज यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है. तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन चल रहा है ना. क्या चल रहा है? फॉर्मेशन चल रहा है. वेट, यस, यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, फॉर्मेशन चल रहा है. और यहाँ पे अगर हम
दूसरी प्रोसेस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टूटना, मतलब एक पर्टिकुलर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये डिसोसिएट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये स्प्लिट हो जाता है ये पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। इससे एनर्जी निकलती है और ये बाकी सब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करती है, ठीक है। सो ये होता है आपका पर्टिकुलर हर एक लिविंग बीइंग में। सो इसीलिए से हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर या विशिष्ट गुण में गिना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमने ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, सेकंड कैरेक्टर हो गया, ये थर्ड कैरेक्टर हो गया, और फोर्थ हो गया हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। सी फॉर कॉन्शियसनेस या चेतना। स्टिमुलेट टुवर्ड द इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में क्या प्रोसेसेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन करना, या उसके जैसे क्या कर लेना, अपनी बॉडी को मोल्ड कर लेना। फॉर एग्जांपल आपने पोकियोथर्मल और होम्योथर्मल एनिमल सुने होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। जो आपके पर्टिकुलर पानी में रहते हैं उनसे हम लोग पोकियोथर्मल्स एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को क्या पर्टिकुलर, अगर हम वाटर में रहेंगे कुछ टाइम बाद हमें क्या, हमारी बॉडी ठिठुरने लग जाती है। वाई? क्योंकि जो वाटर का टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, एंड वी आर होम्योथर्मल। हम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी को थोड़ा कुछ हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल टाइप नहीं हो सकते हम लोग, बिकॉज वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, सो पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें, सो कॉन्शियसनेस मतलब कि हम फील कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्लांट का एग्जांपल दिया, वैसे सभी एनिमल्स भी क्या करते हैं बेटा, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ अलग अलग टाइप के अपने मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप देख रहे हैं स्नैक, सांप जो है वो उसके पास पर्टिकुलर ईयर नहीं होते या आइज नहीं होती, बट वो फिर भी फील कर सकता है थ्रू देयर बॉडी, थ्रू देयर स्किन, एयर मूवमेंट के थ्रू, या किसी की आहट, दैट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर का मूवमेंट हो रहा है, एयर ब्लो कर रही है, तो उस तरीके से वो फील कर लेता है कि कुछ तो है पर्टिकुलर उसके लिए मतलब डेंजर है, वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर हम अगर देखें हमारी बॉडी में अगर मॉस्किटो बाइट करता है, मच्छर काट रहा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा हैंड उस पर क्या होता है, मूवमेंट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज द कॉन्शियसनेस, this is the consciousness toward environment, toward any stimuli that is arising or we face it, है ना, जो हमारे सामने आ रही है। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। सो ये हर किसी प्लांट में भी यानी पादप में भी हमें नज़र आ रही है, और बेटा दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये हर एक जंतुओं में भी हमें नज़र आ रही है, ठीक है, पादप में भी और जंतु में भी। ओके, सो ये था अबाउट द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ व्हाट, लिविंग बीइंग्स। अब अगर हम लोग बात करें, सो हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं टू लिविंग बीइंग्स। ओवरऑल अगर हम एक मुट्ठी क्या ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं, सो उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सीन हो सकते हैं, बट ये सब चीज़ें हमें उस टाइम पता नहीं चली थी। अगर हम देखें तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे साइंस या बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे डिस्कवरीज की हैं, और इन्हीं डिस्कवरीज को हम लोग सबसे पहले वन बाय वन देख लेते हैं बेटा। सो इट गोज़ ईजी टू लर्न, आपको लर्न करने में ईजी जाएगा और आप अवेयर हो जाएंगे दैट who is known as father of botany, who is known as father of biology, like that. So अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी, जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं बेटा. बायोलॉजी, it is the study of living beings. It is the study of living beings. Okay, with their environment. ठीक है, हम लोग बायोलॉजी की शाखा के अंतर्गत क्या करेंगे, लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो बायोलॉजी अगर हम देखें, सो बायोलॉजी, द टर्म बायोलॉजी इज फॉर्म बाय 2 words, bios plus logos. बायोस मीन्स होता है लिविंग, और लॉगस या लॉजी मीन्स होता है स्टडी. ठीक है, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, बायोलॉजी. ठीक है, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. फादर ऑफ बायोलॉजी, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. अरस्तु जिन्हें हम लोग बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, अरस्तु. वाई दे आर कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज ही गिव इंट्रोडक्शन ऑफ मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल. 500 से भी ज़्यादा जातियों के, जो जंतुओं की जातियों के बारे में उन्होंने हमें बताया था, पूरे वर्ल्ड को अवेयर करवाया था. सो कॉम्प्लिकेटेड जो होता है, कॉम्प्लिकेशंस जो सबसे ज़्यादा आती है वो एनिमल्स की स्टडी में आती है. बिकॉज पर्टिकुलर प्लांट को जाके हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि मैं आप पे क्या कर लूँ, आप पे रिसर्च करना है, मुझे रिसर्च वर्क करना है, तो आपकी परमिशन मुझे लेनी है कि लाइक आपकी मैं लीफ को काट सकता हूँ. इस तरीके से हमें प्लांट की क्या नहीं करनी पड़ती, परमिशन नहीं लेनी पड़ती. बट एनिमल्स के साथ अगर हमें डील करना है, सो दैट इज़ मोर क्रिटिकल देन द प्लांट वन. सो एरिस्टोटल सर ने क्या किया था बेटा, मोर देन 500 स्पीसीज को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 500 से अधिक, 500 से भी अधिक जातियों, जंतुओं की जातियों के बारे में, जंतुओं की जातियों मतलब स्पीसीज, स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज के बारे में बताया, इन्होंने बताया था. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सो हमारे 2 ब्रांचेस हैं. किस चीज़ की बेटा, बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं. पहली है बॉटनी, क्योंकि हम लोग बॉटनी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरी होती है जूलॉजी. ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज जमा सकते हैं. तीसरी अभी जो इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं. माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी जिसे बोलते हैं बेटा, सूक्ष्म जैविकी है ना, सूक्ष्म जैविकी. यहाँ पे हम लोग जंतु शास्त्र, यहाँ पे जंतु शास्त्र, यहाँ पे वनस्पति शास्त्र, उसके बाद देखें हम तो और एक फील्ड आ गई है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक न्यू ब्रांच है साइंस बायोलॉजी के अंदर, जिसमें हम लोग
क्या पढ़ते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट को, ठीक है। इसी में बॉटनी के अंदर हम लोग जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं, तो वो भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, लेकिन स्पेशली अगर हम देखें तो वो बॉटनी के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी जो है ये अलग से एक ब्रांच बन चुकी है। ओके, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड ऑल इसमें देखने को मिलता है। आपका माइक्रोबायोलॉजी जिसमें से सूक्ष्म जैविकी है, जिसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है बेटा 12th क्लास का आप देखते हैं, उसमें बहुत सारे मेथड्स बताए हुए हैं कि माइक्रोब्स की सहायता लेके हम कितने सारे टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं, बेवरेज, बियर्स, वाइन एंड आपका जो आपका चीज़ है, इस तरीके से हम लोग डो से हम लोग ब्रेड एंड ऑल इस सारी चीज़ों को का फॉर्मेशन करते हैं। सो दीज आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और इनकी हेल्प से हम ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फोर मेन ब्रांचेस ऑफ व्हाट बायोलॉजी। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग मेनली। सो जूलॉजी के जो फादर हैं वो तो सेम एज इट इज़ एरिस्टोटल हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें बेटा बॉटनी के फादर की, तो द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस सर, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, बिल्कुल इसे नोट डाउन करके रखें, ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर में डालने। क्लियर। आइए चलिए बात करते हैं अबाउट द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, सबसे पहले टेक्सोनॉमी की बात करें हम तो टेक्सोनॉमी अगर हम देखते हैं तो इसे कुछ इस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं। इसकी भी आप ट्रिक याद कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें बेटा, सो इसे लर्न कर सकते हैं हम लोग CINC से, ठीक है, CINC से। C फॉर कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन यानी कैरेक्टर्स मतलब लक्षण, गुण, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है I फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद बात करते हैं बेटा N फॉर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण पद्धतियाँ। लास्ट वन इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण। यहाँ पे आ गया नामकरण पद्धतियाँ, ठीक है, देखेंगे हम। आइडेंटिफिकेशन पहचान, ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन लक्षण या गुण। अच्छा, पर्टिकुलर अगर ह्यूमन बींग्स के यहाँ अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ हो रहा है या न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है, सो सबसे पहले हम लोग ऐसे ही नाम डिटेक्ट करते हैं। नाम डिटेक्ट करते हैं इन द सेंस कि जैसे पर्टिकुलर क्या है कि मेल होगा तो हम इस तरीके से नाम रखेंगे, फीमेल होगा तो इस तरीके से नाम रखेंगे, अगर बॉय होगा तो हम लोग नाम रखेंगे राम, और पर्टिकुलर अगर गर्ल होगी तो उसका नाम रखेंगे सीता, लाइक दैट। सो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, बट हमें पता नहीं रहता। तो सबसे पहले जब बर्थ होता है तो पर्टिकुलर उसके फीचर्स देखे जाते हैं। फीचर्स इन द सेंस कि बॉय वाले कैरेक्टर हैं या गर्ल वाले कैरेक्टर हैं। ये पर्टिकुलर आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th, यू आर 12th पास स्टूडेंट, तो यू नो वेरी वेल कि मेल और फीमेल में हम लोग क्या चीज़ें डिस्टिंग्यूज करते हैं, जिसे हम लोग मेल कैटेगराइज करें या फीमेल कैटेगराइज करें, ठीक है। सो पर्टिकुलर अगर हम देखें बेटा तो लक्षण या गुण के आधार पे हम लोग उसे बाइफरकेट करते हैं या उसे क्या कर रहे हैं, डिस्टिंग्यूज कर रहे हैं। सो हम लोग 2 ही अभी जो हम लोगों ने करना है वो 2 ही ब्रांचेस में से सेपरेट करना है, डिवाइड करना है। तो सेपरेट कौन सी कैटेगरी में करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। पहली हम लोग देख लेंगे एनिमल
और दूसरी देख लेंगे प्लांट। वेट, पहले देख लेंगे वेट, पहले देखेंगे बेटा एनिमल्स, है ना। फर्स्ट देखेंगे एनिमल या जंतु, और दूसरी देख लेंगे हम प्लांट। इसको किस बेसिस में हम लोग कैटेगराइज करेंगे? एनिमल मतलब कि जंतु जिसमें हम लोग देखेंगे कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, जो कि ग्रीन इन कलर नहीं है। सो इसको हमने दे दिया एनिमल की एनिमल नेम दे दिया। और प्लांट, प्लांट दैट मीन्स कि जिसमें क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक है, तो हमने देख लिया उसे प्लांट, प्लांट नेम दे दिया। क्लियर? अब हमने पहचान कर लिया एनिमल और प्लांट की, ठीक है। किसके आधार पे? गुणों के आधार पे, लक्षणों के आधार पे। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। सो हम आइडेंटिफिकेशन करके कहाँ भेज दे रहे हैं? पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर के लिए। तो दूसरा जो मेथड होता है, जैसे किसी का बर्थ होता है तो अभी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया कि मेल है कि फीमेल है। अब उसके बाद नामकरण की बात आती है, तो पहचान के बाद हम लोग नामकरण के लिए भेजते हैं। पहले के ज़माने में बुआएं लोग नाम रखा करती थी। किसी भी फैमिली में जो बुआ है पर्टिकुलर, जो भी उसका भतीजा या भतीजी हुआ करती थी, तो उसका नेम वो रखते थे। बट जो बोलते हैं ना नामकरण संस्कार जो होता है वो बुआएं करती थी, ठीक है। बट नाउअडेज क्या होता है, मम्मी पापा ही रख लेते हैं। लाइक दैट की कपल जो होता है पर्टिकुलर मेल का हाफ पार्ट और फीमेल का हाफ पार्ट मिला के नेम आपका डिस्टिंग्विश कर लेते हैं नाउअडेज। बट पहले क्या होता था, बुआएं होती थी। सो वैसे ही एनिमल और प्लांट की भी यहाँ पे बुआएं बनाते हैं हम लोग, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 पार्ट्स में उसे भेजते हैं। जैसे मैंने बात किया एनिमल्स की, है ना। सो एनिमल्स को भेजा जाता है बेटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ओके। एनिमल्स को भेजा जाता है ICZN के पास, और प्लांट्स को भेजा जाता है ICBN। मतलब इनके फुल फॉर्म्स लर्न कर लेंगे। फुल फॉर्म्स क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ICBN और ICZN के फुल फॉर्म, ठीक है। ICZN फुल फॉर्म है ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और दूसरा हो गया बेटा ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो ये 2 क्या हो गई, बुआएं हो गई। अगर हम लोग पद्धति के हिसाब से देखें या पर्टिकुलर हमारे जो संस्कारों के हिसाब से देख ले, तो ये है एनिमल्स एंड प्लांट की बुआ जी, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग ने भिजवा दिया, तो अब ये कैटेगरी वाइज क्या करते हैं, इनके नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर हम लोग हिंदुइज्म या इंडियन अगर हैं तो हम लोग ज़्यादातर चाहेंगे कि हम लोग क्या रखें, पुराण या पर्टिकुलर जो भी आपके पुरानी चीज़ें होती है उनसे इंस्पायर होकर हम लोग या मोटिवेट होकर क्या करते हैं, नाम रखा करते हैं। सो पर्टिकुलर अगर देखें तो उसी सीरीज़ में हम लोग नेम रखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग एनिमल और प्लांट की बात करें तो हम लोग बात करेंगे बेटा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की, ठीक है। नॉमेनक्लेचर से पहले हम लोग बात कर लेंगे किसकी, टेक्सोनॉमिकल, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की, कैटेगरीज, कैटेगरीज, कैटेगरीज। श्रेणियाँ, ठीक है। श्रेणियों की बात करेंगे हम, कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। तो श्रेणियाँ याद करने के लिए हम लोग देखेंगे बेटा, सो श्रेणियों को याद करेंगे हम लोग इस तरीके से, KPCOFGS, ठीक है। आप
इसे किसी भी तरीके से आपको जो भी ट्रिक बनाना है ये आप इजी गोइंग वे में अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं. दैट इज डिपेंड अप टू यू कि आप क्या ट्रिक बना रहे हैं. ठीक है, हमने बनाया है KPCOFGS. ठीक है, K फॉर किंगडम, K फॉर किंगडम, या इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा जगत. क्या बोलते हैं? जगत. जो टेक्सोनॉमिकल श्रेणियों में सबसे फर्स्ट कैटेगरी है. दैट इज अ ब्रॉड कैटेगरी जिसके अंदर सभी कुछ आते हैं. ठीक है, सो किंगडम. उसके बाद P फॉर होता है बेटा फाइलम. P फॉर क्या होता है? फाइलम. अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो, और अगर सॉरी एनिमल की बात कर रहे हैं तो, और अगर हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आएगा डिवीजन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रभात. क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभात. फाइलम मतलब होता है संघ. क्या होता है? संघ. उसके बाद आती है बात सी फॉर क्लास. क्लास यानी वर्ग, वर्ग. उसके बाद ओ फॉर ऑर्डर. ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गण. उसके बाद बात करते हैं बेटा एफ फॉर फैमिली. फैमिली मतलब कुल. फैमिली मीन्स कुल, किस कुल से बिलोंग करता है. फिर उसके बाद आता है बेटा जी फॉर जीनस यानी वंश, कौन से वंश से बिलोंग करता है. उसके बाद एस फॉर स्पीसीज. स्पीसीज मतलब जाति, कौन सी जाति से बिलोंग करता है. क्लियर? Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. These are the 7 categories. 7 categories. कितनी कैटेगरी है बेटा? 7 कैटेगरीज है. आपको ये लर्न करनी है. ओके, सीक्वेंस वाइज आपके हर टॉपिक पे ये आपको पूछी जाएगी. ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली जो आपके सिलेबस में बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग जीनस और स्पीसीज लेंगे, क्योंकि हम लोगों के नेम आप देखते हैं या नेम और सरनेम दो ही रहते हैं. ऐसे बिल्कुल हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स हम लोग ऐड नहीं करते हैं. हाँ, हम लोग का जो शॉर्ट एंड स्वीट रहता है नेमिंग, क्योंकि आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी पॉपुलेशन है बेटा, और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हम लोगों को अगर इतना सारा लर्न नहीं रख पाएगा कोई भी. तो पर्टिकुलर अगर देखें तो डाटा हम लोग सिर्फ 2 ही रखते हैं, नेम एंड सरनेम. तो सेम एज इट इज आपके प्लांट्स के भी वही चीज़ें होंगी, एनिमल्स के साथ भी वही चीज़ें होंगी. ठीक है, बात करते हैं अब हम लोग इनके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना है. सो अभी हमने देखा कि नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण की भी अभी हमने नामकरण के लिए टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देख ली. अब जो नामकरण की पद्धतियां हैं वो सबसे पहले क्या होते थे, नॉमेनक्लेचर जो हुआ करता था. नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण. नामकरण जो हुआ करता था पहले बहुत सारे नेम को मिला के एक नाम किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न चीज़ें आई और यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस आ गए. तो सबसे पहले जो नेम आता था वो होता था सामान्य नाम. सामान्य नाम यानी जिसको बोला जाता है जनरल नेम, जनरल नेम. बट अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने न्यू टेक्नोलॉजी ला दी, जिसके कारण हमने लिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसे हम लोग बोलते हैं द्विनाम पद्धति. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या इसे बोलते हैं बेटा द्विनाम पद्धति. द्विनाम पद्धति. ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. और जिसके जो फादर हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो फादर हैं वो हैं बेटा कैरोलस लिनेनियस. कैरोलस लिनेनियस. ठीक है, ओके. And the third is the trinomial nomenclature. Third is the trinomial nomenclature. त्रिनाम पद्धति. ठीक है, त्रिनाम पद्धति. त्रिनाम पद्धति के बारे में बात करें तो यहाँ पे सब स्पीसीज को भी इंक्लूड कर लिया जाता है. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग सिर्फ जीनस और स्पीसीज को ही इंक्लूड करते हैं. उसके बाद बात करें हम लोग वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं बेटा. क्लासिफिकेशन, वेट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या बात करें हम लोग किसकी, वर्गीकरण की.
तो वर्गीकरण का जो सबसे जो फेमस वर्गीकरण है दैट इज गिवन बाय सर R.H. विटेकर. R.H. विटेकर. R.H. विटेकर. सर R.H. विटेकर ने क्या दिया था बेटा? तो सर R.H. विटेकर इज गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये वन ऑफ द फेमस क्लासिफिकेशन है जो कि अभी तक के चला आ रहा है. ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. जिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी क्लास किंगडम्स को सेपरेट किया हुआ है? 5 किंगडम्स में सेपरेट किया हुआ है बेटा. तो सबसे पहले किंगडम का नाम है बेटा मोनेरा. सबसे फर्स्ट किंगडम का नाम है मोनेरा. सेकेंड किंगडम का नाम है बेटा प्रोटेस्टा. 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 थर्ड किंगडम का नाम है बेटा फंगी. कवक. इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, डोंट वरी. जस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. प्लांटी, पादप, एंड लास्ट वन इज द एनिमेलिया, जंतु. ठीक है. सो अगर मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स हैं, सब प्रोकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं. स्पेशली यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है. अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे यूकैरियोटिक है बेटा, यूकैरियोटिक है, बट ये क्या है? यूनिसेलुलर है. यहाँ पे क्या है? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है. और यहाँ पे कुछ एक दो है एक्सेप्शन जो कि यूनिसेलुलर है ना. तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद देखिए तो प्लांट, पादप, इसमें एक या दो है आपके जो एक्सेप्शन है, बाकी सभी मल्टी सेलुलर है. सभी क्या है? मल्टी सेलुलर है. एक्सेप्ट कुछ अपवाद रह जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया. ठीक है, इस तरीके से. बाकी एनिमेलिया में पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो ओवरऑल अगर हम देखें बेटा तो ये आपका जो चैप्टर है, जो फर्स्ट, आपको इतना ही पढ़ना है. होप सो यू एंजॉय माई लेक्चर. ऐसे ही सीक्वेंस वाइज पढ़ने के लिए और साथ ही साथ क्वेश्चन सीरीज को भी सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए इंस्पायर एकेडमी के साथ. वी विल मीट इन अ नेक्स्ट पार्ट. सो हैव अ नाइस डे. गुड टू सी यू. बाय बाय.